हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 30 नवंबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। पिछले 2 दिनों से आपको करंट अफेयर को यहाँ पे वीडियोस देखने को नहीं मिल रहा होगा। थोड़ा सा हम लोग आपके लिए प्लान कर रहे थे। पूरा पीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और उन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोग लाइव सेशन के लिए प्लानिंग कर रहे थे कि आपके लिए और क्या क्या स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं। ये जो आपका 60 डेज है दिसंबर एंड जनवरी, उसमें हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कितनी अच्छी चीजें प्लान कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग प्लानिंग कर रहे थे। इसलिए आपका यहाँ पे 2 दिनों का करंट अफेयर देखने को नहीं मिला होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, लेट नहीं करते हैं, सभी को बड़ा इंतजार रहता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ष 2022 का सूत्र सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा? वर्ष 2022 का सूत्र सम्मान, ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशंस बनाई गई है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम कि वर्ष 2022 का सूत्र सम्मान किस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि सूत्र सम्मान दिया क्यों जाता है। सूत्र सम्मान दिया क्यों जाता है, तो ध्यान रखिएगा, साहित्य के लिए सूत्र सम्मान जो है इस वर्ष का, साहित्य का सूत्र सम्मान के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो साहित्य का सूत्र सम्मान, ध्यान रखेंगे, साहित्य का सूत्र सम्मान किसके लिए दिया जाता है, तो किसकी स्मृति में दिया जाता है, आपको जानना पहले ये जरूरी होगा। तो लोक कवि ठाकुर पूरन सिंह के, ध्यान रखेंगे, लोक कवि ठाकुर पूरन सिंह, ठाकुर, याद रखिएगा, ठाकुर पूरन सिंह की स्मृति में दी जाती है सूत्र सम्मान साहित्य का। ठीक है, साहित्य का सूत्र सम्मान दिया जाता है। अब इसके बाद आता है किसको दिया गया है, तो ये कोई आम आदमी नहीं है, ये है आईएएस ऑफिसर, साथ ही साथ एक इतिहासकार के साथ साथ आपके एक साहित्यकार और फिलहाल छत्तीसगढ़ में ये 2 संभाग के कमिश्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2 संभाग के कमिश्नर के रूप में, ध्यान रखिएगा, 2 संभाग के कमिश्नर के रूप में, ठीक है, कमिश्नर के रूप में, और इनका नाम है संजय अलंग। ठीक है, संजय अलंग जी प्रेजेंटली बिलासपुर और अंबिकापुर, ध्यान रखेंगे, सरगुजा संभाग के कमिश्नर हैं। ठीक है, सरगुजा संभाग के कमिश्नर हैं और इस वर्ष का यानी वर्ष 2022 का साहित्य सूत्र सम्मान जो है लोक कवि ठाकुर पूरन सिंह की स्मृति में दिया जाने वाला सम्मान संजय अलंग जी को दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए। क्लियर है? आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी को जानना ये होगा कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस, तो आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के यहां पर छत्तीसगढ़ी राजभाषा में अगर हम बात करें आपसे, तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा को लेकर के बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है हमारे यहाँ। जो हमारा छत्तीसगढ़ का संस्कृति विभाग है, संस्कृति विभाग के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा दिवस के रूप में। और अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है ये आपका डिवाइडेड इन द सेंस अलग अलग आपके सेंटर के अकॉर्डिंग। जैसे हम अगर बात करें नॉर्थ सीजी की, ठीक है, पहला चीज आपका नॉर्थ सीजी में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ सीजी में छत्तीसगढ़ भाषा जो है इसका भी बंटवारा हो चुका है। पहली बात, छत्तीसगढ़ी राजभाषा को समकालीन माना जाता है। ठीक है, समकालीन माना जाता है, साथ ही साथ अर्धमागधी भाषा भी कहा जाता है, समकालीन भाषाओं में अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको ब्रज भाषा के समकालीन माना गया है। ठीक है, ब्रज भाषा के समकालीन माना गया है, अर्धमागधी भाषा के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ी भाषा की हम बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग डिवीजन मिलता है। नॉर्थ सीजी हो गया, वेस्टर्न छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्टर्न छत्तीसगढ़ हो गया, इसके अलावा आपका आता है सेंटर में आप अगर देखेंगे, इसके बाद ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न के बाद पूर्वी के बाद आपका आ जाता है साउदर्न यानी कि दक्षिणी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भाषाओं की अगर बंटवारे की बात करें या डिवीजन की बात करें, थोड़ा बेसिक हर चीज में डिफरेंस होता है। साउदर्न में जब आप देखेंगे तो बस्तर रीजन में हल्बी, बस्तर रीजन की अगर हम बात करें तो हल्बी आप सभी को पता होगा, हल्बी जो कि हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में भी एक और आता है। फिर जब आप देखेंगे तो इन्हीं सब चीजों में धाकड़, ठीक है, धाकड़ के साथ साथ आपका
निर्गामी, ठीक है, धाकड़, निर्गामी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सेम अगर नॉर्थ सीजी में जाएंगे तो सरगुजिहा, ठीक है, सरगुजिहा। इसके अलावा नगपुरिया, अगर हम कोरबा साइड में थोड़ा सा बढ़ जाए, आपको कोरबा साइड में बढ़ जाए तो यहाँ पे आपको नगपुरिया, ठीक है, नगपुरिया, थोड़ा थोड़ा मिक्सअप आपको दिखेगा, झारखंड से रिलेटेड थोड़ा सा दिखेगा। वेस्टर्न सीजी में जाएंगे आप तो कवर्धाई, कवर्धाई, ठीक है, कवर्धाई। सेंटर में आएंगे आप बिलासपुरिया, बिलासपुरिया, ठीक है, बिलासपुरिया। फिर जब आप इधर साइड जाएंगे ईस्टर्न साइड में तो रायगढ़ वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको थोड़ा सा, महासमुंद वाला जो पार्ट है यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इन सभी में अगर आप देखिएगा तो छत्तीसगढ़ की राजभाषा की अगर हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ भाषा के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा वेरिएशन दिखेगा हर एक रीजन में। क्लियर रहेगा। अब बात आती है यहाँ पे कि राजभाषा दिवस मनाया कब जाता है, तो ध्यान रखेंगे 27 नवंबर को, 27 नवंबर को हमारा राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। यहाँ पे छोटी छोटी चीजों को आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा अर्धमागधी ब्रज भाषा के समकालीन माना जाता है। पुराने काल में अगर हम बात करें, प्राचीन काल में इसको कौशली भाषा के नाम से भी थोड़ा बोला गया है, कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको कौशली भाषा के रूप में भी देखने को मिलेगा। क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन है NQAS, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट में प्राप्त करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि NQAS, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड में छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। चौथा स्थान प्राप्त होने में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल जो चीजें हमें देखने को मिलती है, इन सभी का उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पे बात करें, उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पे अगर हम बात करें तो उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पे हम देखते हैं यहाँ पे पहला एक जो आता है ये आपका आ जाता है अमलेश्वर का नाम, ठीक है, अमलेश्वर, ठीक है, और दूसरा जो है आपका निसदा, ठीक है, अमलेश्वर और निसदा। इन दोनों जगहों पे अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी स्टैंडर्ड में इसको 94% मिला है और इसको मिला है 93%। तो यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर हमारा 4th रैंकिंग मिला है NQAS के द्वारा। और अगर आप इसमें देखेंगे तो ओवरऑल हमारे 57 हॉस्पिटल्स जो हैं ये शामिल है। 57 में अगर आप देखिएगा तो 10 आपकी क्या है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 10 जो है आपका जिला अस्पताल है, इन 10 के अलावा अगर आप देखेंगे तो 10 आपके जिला अस्पताल हो गए। जिला अस्पताल के साथ साथ आपका PHC आ जाता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, 7 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। इसके अलावा आपका 12 जो है अर्बन PHC है, 26 जो है वो आपके PHC हैं। ऐसे करके आपका जैसे 26 आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गए, इसके अलावा 12 जो है ये आपके हो जाते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 7 जो है UPHC मिल जाते हैं, ठीक है, UPHC मिल जाते हैं। यहां पर अगर ओवरऑल हम बात करें तो कम्युनिटी सब स्टैंडर्ड में अगर आप देखिएगा तो इतने सारे जिला अस्पताल हमारे शामिल हैं इस क्वालिटी स्टैंडर्ड में, ठीक है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के इस लिस्ट में। क्लियर रहेगा। तो यहां राज्य को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, दैट इज सी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में बच्चों को सीखने की क्षमता में वृद्धि के लिए सीख कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हाल ही में राज्य के किस जिले में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना जरूरी होगा कि ये कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम आपका जिला प्रशासन के साथ साथ आपका यहाँ पर शिक्षा विभाग, ध्यान रखेंगे, शिक्षा विभाग, यूनिसेफ, इन सभी के द्वारा एक साथ कंबाइंड फॉर्म में बच्चों में सीखने की कला के विकास के लिए सीख कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और ये सीख कार्यक्रम की शुरुआत सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट से हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूरजपुर जिला से हुआ है, ठीक है। पूछा गया था आपसे कि सीख कार्यक्रम कहां शुरुआत की गई है, तो सूरजपुर, दैट इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बच्चों के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने हैं तो किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो अब हम यहां पर देखेंगे बच्चों के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए हाल ही में नीति आयोग की सहयोगी संस्था, नीति आयोग की अगर हम बात करें तो सहयोगी संस्था पिरामल फाउंडेशन, ठीक है, सहयोगी संस्था की
बात आती है तो पिरामल फाउंडेशन, ध्यान रखेंगे, पिरामल फाउंडेशन, पिरामल फाउंडेशन, फाउंडेशन, ठीक है। पिरामल फाउंडेशन जो है यहाँ पर राजनांदगांव में, राजनांदगांव में बच्चों के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए माइंड स्पार्क, याद रखेंगे आप, माइंड स्पार्क नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। माइंड स्पार्क नाम से एक ऐप लॉन्च किया है पिरामल फाउंडेशन, जो कि नीति आयोग की एक सहयोगी संस्था है, इसके साथ। क्लियर है यहाँ पर? तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी ऐप जो कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ नवाचार की बात आती है तो उस जगह पे कोई ऐप आता है, तो इन सबको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, आगामी परीक्षाओं के हिसाब से ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो माइंड स्पार्क जो किसके लिए स्टार्ट हुआ है, तो शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने हेतु, शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने हेतु माइंड स्पार्क ऐप को लॉन्च किया गया है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा माइंड स्पार्क, ठीक है, माइंड स्पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये तो सभी को पता होगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष विद्याभूषण शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है, और उपाध्यक्ष के रूप में आलोक चंद्राकर जी को, ठीक है। वाइस चेयरमैन और चेयरमैन, ध्यान रखेंगे, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यहां पर। तो चेयरमैन कौन है? विद्याभूषण शुक्ला, एंड वाइस चेयरमैन कौन है? आलोक चंद्राकर जी। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी होगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं था, सिर्फ नेम है, इसमें ज्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मुक्ति बोध प्रसंग के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार करें। ध्यान से देखिएगा, मुक्ति बोध प्रसंग के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार करें। पहली चीज आपको यहां पर जानना होगा कि ये मुक्ति बोध प्रसंग है क्या, ये मुक्ति बोध प्रसंग है क्या। तो आप लोग जानते होंगे गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, माधव मुक्ति बोध, ठीक है। गजानन माधव मुक्ति बोध हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य के लेखक, हिंदी साहित्य के लिए, और इनके छोटे भाई शरतचंद्र मुक्ति बोध, ठीक है, शरतचंद्र मुक्ति बोध, शरतचंद्र मुक्ति बोध, ठीक है, शरतचंद्र मुक्ति बोध, ये आपके मराठी भाषा के, मराठी भाषा के, ठीक है, मराठी साहित्य के, भाषा के, मराठी साहित्य मराठी भाषा के, ठीक है। अब यहां पर आता है इन दो भाइयों के लिए गजानन मुक्ति माधव बोध और शरतचंद्र मुक्ति बोध के लिए मुक्ति बोध प्रसंग। अब इन दोनों भाइयों के बीच में पारिवारिक, साहित्यिक, सांसारिक रिलेशंस के ऊपर, विचार के ऊपर विमर्श करने हेतु एक सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसको मुक्ति बोध प्रसंग नाम दिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछे मुक्ति बोध प्रसंग एक्चुअली है क्या, तो दोनों भाइयों के बीच में पारिवारिक, साहित्यिक, वैचारिक और जो साहित्य से रिलेटेड चीजें हो सकती है, उन सभी का कैसा रिलेशन था, इस रिलेशन को प्रेजेंट करने के लिए आलोचनात्मकता और उन सब के अवदान को देखते हुए मुक्ति बोध प्रसंग का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, मतलब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहां पर होगा? रायपुर में होगा। कब से कब तक हुआ? कब से कब तक हुआ? तो 29 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक, ठीक है, 29 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक। तो जब आप क्वेश्चन देखिए यहां पर, तो पहला स्टेटमेंट है गजानन माधव मुक्ति बोध और शरतचंद्र मुक्ति बोध के जीवन पर प्रसंग का आयोजन 29 से 30 नवंबर को रायपुर में किया जाएगा। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, इस आयोजन में मुक्ति बोध की कविताओं पर विमर्श सत्र, ठीक है, विमर्श सत्र, आयोग त्वरित काल यात्री आयोजित की जाएगी। सही बात है ये भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यह आयोजन साहित्य अकेडमी छत्तीसगढ़, संस्कृति परिषद और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो जब मुक्ति बोध प्रसंग के बारे में बात करें तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं? करेक्ट हैं, ठीक है। तो यहां पे आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा आपका डी। आपको जानना यह जरूरी होगा कि गजानन माधव मुक्ति बोध और उनके छोटे भाई शरतचंद्र मुक्ति बोध दोनों के पारिवारिक, सांसारिक और साहित्यिक जीवन के बारे में, जीवन में किस तरीके से रिलेशन रहा है, संबंधों के ऊपर विचार विमर्श के लिए मुक्ति बोध प्रसंग का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है राष्ट्रीय नाट्य अकेडमी पुरस्कार, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय नाट्य पुरस्कार के लिए राज्य के किस व्यक्ति का चयन किया गया है? तो राष्ट्रीय नाट्य पुरस्कार में अगर हम बात करें
तो यहां पर अगर आपको पता होगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय नाट्य पुरस्कार दिया जाता है। और यहां पे इस साल का वर्ष 2022 का छत्तीसगढ़ से धनीराम कड़मिया को चुना गया है। धनीराम कड़मिया को चुना गया है। कौन है धनीराम कड़मिया? तो ध्यान रखिएगा, ये है कवर्धा कबीरधाम के रहने वाले बैगा जनजाति के नृत्य निपुण, ठीक है, बैगा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। पेशे से ये एक शिक्षक हैं। पेशे से क्या है? ये शिक्षक हैं, टीचर हैं, बैगा जनजाति से बिलोंग करते हैं और बैगा नृत्य इनकी जो है अपनी शैली में ये नृत्य करते हैं, बैगा नृत्य करते हैं। क्लियर रहेगा? तो राष्ट्रीय नाट्य पुरस्कार के लिए धनीराम कड़मिया को, जो कि कबीरधाम के रहने वाले हैं, इनका चयन किया गया है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन भी आपका बन जाएगा डी। क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में देश के किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व की प्रतिमा लगाई जाएगी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। ठीक है, नोएडा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा जो लगी है जिस तर्ज पे, उसी तर्ज पे आपको न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगाई जाएगी और ये एक उनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी। ठीक है, क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर सिर्फ बनेगा आपका ए, महात्मा गांधी की प्रतिमा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य से किनको कमला भसीन पुरस्कार से नवाजा गया है? कमला भसीन, पहले आपको जानना होगा कि कमला भसीन है कौन। तो ध्यान रखिएगा, एशिया रीजन में, एशिया क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए, ध्यान रखिएगा, लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी में अगर हम बात करें, आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली कमला भसीन का नाम आता है, जिन्होंने अगर आप देखेंगे एशिया में जितने भी आपके लैंगिक असमानता की चीजें होती है, उसके पहले आंदोलनकारी के रूप में कमला भसीन को जाना जाता है। और इस बार कमला भसीन पुरस्कार की अगर हम बात करें तो कमला भसीन पुरस्कार विद्या राजपूत को दिया गया है, जो कि एक ट्रांसजेंडर है, ठीक है, ट्रांसजेंडर हैं और इन्होंने अपनी एक समिति चलाई ट्रांसजेंडर्स के हक के ऊपर, जिनका नाम है, अगर हम बात करें तो बस्तर की रहने वाली हैं और इन्होंने चलाया है मितवा समिति। ध्यान रखिएगा, मितवा समिति, और इन्हीं को यानी विद्या राजपूत को कमला भसीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर रहेगा, कमला भसीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका भी। कमला भसीन पुरस्कार शुरुआत किसके लिए हुआ? तो लैंगिक असमानताओं के क्षेत्र में काम करने के लिए, लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने हेतु कमला भसीन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स एनआरआई, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में भारत को 61वां स्थान प्राप्त हुआ है। 61वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये बस आप यहां पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत की जो पोजीशन है ये 61st है। क्लियर रहेगा, 61st है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो यहां पे सिर्फ आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, सी जो है यहां पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार करें। छत्तीसगढ़ राजभाषा के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार करें। पहला चीज, 27 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही बात है, सभी को पता है। अब इसके बाद ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका अरई तुतारी का विमोचन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। तो गाइस ध्यान रखेंगे, 27 नवंबर के उपलक्ष्य में अगर हम बात करें तो अरई तुतारी, ठीक है, अरई तुतारी क्या है? तो छत्तीसगढ़ के लोक पर्व, इसके अलावा यहाँ पे त्योहार, ठीक है, त्योहार कला,
व्यंजन इत्यादि को एक साथ समाहित करते हुए एक मासिक पत्रिका निकाली गई है, जिसका विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे अरई तुतारी का जब नाम आता है तो लोक पर्व, त्योहार, कला, संस्कृति को प्रमोट करने के लिए, संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए इस मासिक पत्रिका को रिलीज किया गया है, विमोचित किया गया है। ठीक है, क्लियर रहेगा। इसमें पर्यटन भी आपका शामिल है, बहुत सारी चीजें एक साथ रखी गई हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है अरई तुतारी छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली मासिक पत्रिका है। यस, ये करेक्ट, पहली बार ऐसा हुआ है जो प्योरली आपका छत्तीसगढ़ी भाषा में अरई तुतारी पहली बार छत्तीसगढ़ी भाषा में मासिक पत्रिका निकाली जाएगी। तो यहां पर भी आपके तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं ये आपके करेक्ट हैं। तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखेंगे, यहां पर छत्तीसगढ़ के लोक कला, त्योहार, व्यंजन, संस्कृति, सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए अभी अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा भी अलग अलग तरीके का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन सभी स्कीम्स को, प्रोग्राम्स को आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहां पर। ओके, तो ये आज का आपका सेशन था। यहां पर ओवरऑल आपके क्वेश्चन सारे थे। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की। तो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित, ध्यान रखेंगे यहां पर, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित चंदन अस मोरगांव के माटी, ध्यान से देखिएगा, चंदन अस मोरगांव के माटी पुस्तक के रचनाकार कौन है। पहला आपसे पूछा जा रहा है चंदन अस मोरगांव के माटी पुस्तक के रचनाकार कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अब यहां पर चंदन अस मोरगांव के माटी में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ी भाषा के 72 कविताओं को एक साथ, छत्तीसगढ़ी भाषा के 72 कविताओं को एक साथ संकलित किया गया है एक बुक में, जिसका नाम दिया गया है चंदन अस मोरगांव के माटी। चंदन अस मोरगांव के माटी, इसका आपको रचनाकार का नाम बताना है। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। ओके, तो गाइस ये था आज का सेशन। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।